अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोबेबिलिटी का हमारे पास थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, क्या चीज है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? हाँ भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोगों को कि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कोई कंडीशन अप्लाई कर, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कोई कंडीशन अप्लाई कर दे तो वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कंडीशन अप्लाई करने से मुराद ये होती है, जैसे अगर मैंने अभी पीछे हम लोगों ने इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली, तो जो इवेंट फेवरेबल होता था वो हम लोग ऊपर रखते थे न्यूमरेटर में, जो इवेंट हमारे पास टोटल होते थे इवेंट्स वो हम नीचे रखते थे। तो जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी तो एक बात याद रखना कि हमारे जो टोटल आउटकम है ना, जो हम डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है हमेशा वो चेंज होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि हम लोग कभी भी क्या करें, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने हो और वो कोई कंडीशन अप्लाई कर दे, तो जो कंडीशन होगी ना वही हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो कंडीशन अप्लाई करेगा वही हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऑन सीन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा। जरा एक क्वेश्चन रख लेते हैं। ठीक हो, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बाकी दो सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, नॉट अ बिग इश्यू। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो पहली बात तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहचानने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को बाद में समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि अगर वो हम लोगों को टर्मिनोलॉजी नहीं दी जिससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहचानी जाती है तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन को देख लें पहले। इन अ कंट्री आर 30% ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स टी हैव शुगर इन अ कंट्री बी 65% ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी हैव शुगर इन इट। ठीक है, there are 3 million people in country A who drinks tea and 12 million people in country B who drinks tea. A person is chosen at random from these 15 million people. ठीक है भाई, ऐसा सीन है। अच्छा, find out that the person chosen is from A. मैंने कहा देखो, इस तरह का घुमाऊ सवाल हो ना कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो बेहतर ये होता है कि ट्री डायग्राम बना लो। ट्री डायग्राम पे इतनी ग्रिप हासिल कर लो कि टाइम ही ना लगे ट्री डायग्राम बनाने में। ठीक है, अच्छा क्या करना है ट्री डायग्राम में, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। तो पहले कौन सा ऑप्शन देखूं, शुगर का देखूं या कंट्री का देखूं? भाई पहले कंट्री आएगा फिर शुगर आएगी ना, वो लेते हैं या नहीं लेते। तो पहले तो कंट्री है, तो कंट्री ए और कंट्री बी दो ही ऑप्शन है, जितने ऑप्शन होते हैं उतना बना देते हैं। तो ए बी, ए की प्रोबेबिलिटी है अल्लाह वाला करे 12 और बी की प्रोबेबिलिटी है अल्लाह वाला करे 3। ठीक हो गया, तो अल्लाह वाला करे 15 टोटल है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12, ए 12 था ना, 12 ओवर 15। ठीक है, नो 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 3, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है गलत कर रहा हूँ, 3 ओवर 15, 12 ओवर 15। ठीक हो गया, तो 3 ओवर 15 हमारे पास ए वाले हो गए और 12 ओवर 15 हमारे पास बी वाले हो गए। ठीक है, ये पहली चीज कर दी मैंने। अब वो शुगर लेते हैं या शुगर नहीं लेते हैं, वो शुगर लेते हैं या शुगर नहीं लेते हैं, ऑन सीन हो गए। ठीक हो गया भाई, तो शुगर अगर वो लेते हैं कितने भाई, 30% शुगर लेते हैं, तो मैंने कहा 0.3, और जो शुगर नहीं लेते 0.7, ऑब्वियस सम 1 होता है। तो कंट्री बी में 0.65 लेते हैं तो 0.65 और 0.35 हमारे पास शुगर नहीं लेते, ये बना दिया मैंने। फाइंड आउट द पर्सन चूजन इज फ्रॉम कंट्री ए, जो बंदा हम चूज कर रहे हैं वो कंट्री ए से है। अच्छा, तो जो बंदा हम चूज कर रहे हैं वो कंट्री ए से है, तो मैं सिंपली इसे लिख दूंगा 3/15,
मैं शुगर में जाऊंगा भी नहीं, समझे बात, मैं शुगर में नहीं जाऊंगा, मैं 3/15 लिख दूंगा, आंसर 1/5 आ जाएगा, चिल सीन्स, कहानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, वो शुगर नहीं रख रहा, तो मैंने कहा डज नॉट हैव शुगर ना, तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डज नॉट हैव शुगर ये उठा लूं और ये उठा लूं, गलत हो जाएगा। अब मुझे ए और बी कंट्री भी देखने पड़ेंगे। अब तुम लोग मुझसे कहो सर ये क्या बात, जब बात कंट्री की आई तो आपने सिर्फ कंट्री देखा, लेकिन जब बात शुगर की आ रही है तो आप कंट्री भी देख रहे हैं, शुगर भी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आउटकम्स क्या क्या है, ए के शुगर, ए नॉट शुगर, बी शुगर, बी नॉट शुगर, तो इसमें आप पूरे पूरे आउटकम्स उठा रहे हैं, ए शुगर और बी शुगर, और प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं कि भाई ए शुगर की प्रोबेबिलिटी है 3/15 इंटू 0.3, ऐसे ही निकालते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुगर की प्रोबेबिलिटी है 12/15 इंटू 0.65, ठीक है। तो तुमने मुझसे कहा सर ऊपर आपने कंट्री के मामले में ऐसे नहीं किया, इसके मामले में आप ऐसा कर रहे हैं क्यों? भाई देखो, जब भी हमारे पास, ऐसे समझ लो कि ये शुगर जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट है कंट्री पर, जब कंट्री की बात नहीं करूंगा तो शुगर किसको मिल रही है नहीं मिल रही क्या पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, कंट्री इंडिपेंडेंट है शुगर से, कंट्री की बात हो रही है वहां, ठीक है। ऑन सीन है तो इसमें दोनों लेने पड़ेंगे और फिर दोनों को लेके ऐड करना पड़ेगा। ऑन सीन है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आ जाओ थर्ड पार्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आगे। गिवन दैट द पर्सन चूजन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कंट्री बी। तो अगर तुम लोग देखो इसके अंदर दो बातें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना कैसे है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ये हमारा मेन टास्क है आज का, ठीक है। तो भाई समझना ऐसे है कि जब भी हमारे पास एक तो दो बातें हो रही हो और दो बातें इस तरह हो रही हो कि कंडीशन अप्लाई हो रही हो। क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है भाई? देखो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कंट्री बी, पर्सन जो हो वो कंट्री बी का हो, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वो शुगर लेता हो। गिवन दैट द पर्सन डज नॉट हैव द शुगर, वो शुगर नहीं लेता हो। ओहो, ऊपर डज नॉट हैव देगा, ठीक है। फिर हमने ये गलत निकाल दी क्योंकि हमने शुगर की निकाल दी, खैर सही कर लेना उसे, ठीक है। तो डज नॉट हैव शुगर, वो शुगर ना लेता हो, ये सीन था, ठीक है। अच्छा, तो अब वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कंट्री बी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है और ऊपर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वो शुगर नहीं लेता हो। मैंने कहा अच्छा, तो जब भी हमारे पास दो केसेस आ रहे हो और एक केस दूसरे पे कंडीशनली अप्लाई हो रहा हो तो हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और हमेशा नीचे वो चीज आती है जो कंडीशन अप्लाई हो रही होती है। मैं कंट्री बी की प्रोबेबिलिटी सिंपली निकाल सकता था, लेकिन मेरे ऊपर कंडीशन अप्लाई हो गई कि वो कंट्री वो शुगर नहीं लेता, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो कंडीशन आएगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जो भी कंडीशन आएगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो गिवन दैट के बाद, अच्छा गिवन दैट और इफ, टू टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर यूज टू इंडिकेट that it is a conditional probability question, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज एग्जामिनर यूज करता है ये इंडिकेट करने में कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, गेटिंग? अच्छा, तो वो दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या है? गिवन दैट और इफ। सच दैट भी हो सकता है, लेकिन गिवन दैट और इफ ये वो चीजें जो इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब भी बात हमारे पास फ्यूचर की हो रही होगी तो वो इफ इस्तेमाल करेगा, जब भी पास्ट की बात हो रही होगी तो वो गिवन दैट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बात दोनों ही इस्तेमाल कर सकता है वो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना गिवन दैट के बाद वाली जो कंडीशन है, गिवन दैट के बाद जो बात कर रहा है वो है कंडीशन
बेसिकली। इफ के बाद जो बात कर रहा है वो है बेसिकली कंडीशन, और कंडीशन ऑलवेज बी इन, कंडीशन ऑलवेज बी इन डिनोमिनेटर। कहानी जो थी वो यहाँ पे खत्म हो गई पूरी, कि भाई गिवन डेट और इफ की बात आएगी, उसके बाद जो लिखा होगा वो कंडीशन होगी, और कंडीशन हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी, चिल सीन्स। एक और बात कर लेते हैं, एंड न्यूमिनेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो बनेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर का एक पार्ट उठा के मैं ऊपर ले आऊंगा, कहानी खत्म। मतलब गिवन दैट के साथ जो कंडीशन है वो निकाली, डिनोमिनेटर में डाली, और फिर ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, और फिर गिवन दैट में से ही निकाला एक पार्ट और उसे ऊपर ले आया। अब आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट द पर्सन चूज डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, तो डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी मतलब पार्ट 2 जो है वो नीचे चला गया, तो पार्ट 2 तो वैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो अब नीचे मैं केस लिख देता हूं पार्ट 2 के, दैट इज डज नॉट हैव शुगर ए प्लस बी डज नॉट हैव शुगर। तो डज नॉट हैव शुगर के दोनों केसेस उठा लिए मैंने, ए डज नॉट हैव शुगर भी उठा लिया, बी डज नॉट हैव शुगर भी उठा लिया। मैं भूल गया अगली बात ए और बी की, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है, तो जो कंडीशन है वो रूल करेगा, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, वो मेन पार्ट है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो रूल ये करेगा। अच्छा भाई रूल कर रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं है, करने दो रूल। कर लिया भाई, ये नीचे चला गया। अब दो ऑप्शंस हैं डिनोमिनेटर में, इन दो में से ही एक ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, इन दो में से ही एक ऑप्शन कोई ऊपर आएगा। तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कंट्री बी, ठीक हो गया, तो बी डज नॉट शुगर ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली बेसिकली कंडीशन थी, और कंडीशन हमारे पास याद रखना टोटल बन जाता है। जब भी मैं कंडीशन की बात करता हूं ना, तो कंडीशन मेरे पास टोटल हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने पहले कहा कि कंडीशन हमेशा जाएगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो टोटल हो गया मेरा, समझ रहे हो बात। तो b इंटू वो तो मतलब 12-15 इंटू 12-15 इंटू 0.35, और नीचे दोनों आएंगे 12-15 इंटू 0.35 भी आएगा, प्लस दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, a 315 इंटू 0.75, 315 इंटू 0.7 नॉट 0.75, राइट, यस 0.7, ठीक हो गया भाई। कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, अनटिल अनलेस तुम लोग ये जहन में रख के चलते हो कि कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, ठीक है। गिवन दैट के बाद वाली, इफ के बाद वाली बेसिकली जो टर्म है वो कंडीशन है, उसे निकाल, उसे ले आओ डिनोमिनेटर में, चिल सीन्स हो गए, ले आए डिनोमिनेटर में, खत्म हो गई बात, ठीक हो गया। तो इस तरह चिल सीन्स हो जाएंगे, और उसी में से उठ के एक पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा। लेट सपोज नीचे 3 केसेस बन रहे, तो एक केस ऊपर चला गया, 2 केस ऊपर चले गए। लेट सपोज नीचे 2 केस बन रहे हैं, तो एक केस ऊपर चला गया। तो हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो भी डिनोमिनेटर से ही बनता है, तो सारा खेल डिनोमिनेटर का है। अगर गिवन दैट के बाद वाली टर्म की प्रोबेबिलिटी सही तरह निकाली और डिनोमिनेटर सही तरह बना लिया, तो न्यूमरेटर तो बस सेलेक्ट करना है उसमें से। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम अब तुम लोगों को नहीं रही होगी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे, जो कि टोटली सिर्फ क्वेश्चंस डिफाइन करेगी इसके। ठीक हो गया। ये तो पुराने वाली याद है। ठीक हो गया भाई, ये 6 मार्क्स का सवाल है, आई होप बड़ा मजे का होगा ये, ठीक है भाई। तो अल्लाह भला करे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, तुम लोग पढ़ लो, 2 मिनट तुम लोगों को दे रहा हूँ, सोच लो जरा। अच्छा, कहता है इस क्वेश्चन में अ फेयर 5 साइडेड स्पिनर हैज साइडेड 1 2 3 4 5, ठीक है भाई,
फाइव साइडेड स्पिनर है जिसपे लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। राज स्पिन्स द स्पिनर एंड थ्रो 2 फेयर डाइस, अच्छा 2 फेयर डाइस भी फेंके साथ में। ही कैलकुलेटेड हिज स्कोर एज फॉलोज, जो 2 फेयर डाइस उसने फेंके हैं, इफ द स्पिनर लैंड्स ऑन एन इवन नंबर साइड, राज मल्टीप्लाई द टू नंबर शोइंग ऑन द डाइस टू गेट हिज स्कोर, ठीक है भाई। इफ द स्पिनर लैंड्स ऑन द ऑड नंबर, राज एड्स द नंबर शोइंग ऑन द डिस्क टू गेट हिज स्कोर, ठीक हो गया, समझिए हमें। वो कह रहे हैं कि अगर इवन नंबर पे स्पिनर रुकेगा तो वो अपने दोनों डाइस के स्कोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, और अगर ऑड नंबर पे रुकेगा तो वो अपने दोनों डाइस के स्कोर को ऐड करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, हम एक बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। बॉक्स डायग्राम क्या हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमने रिवाइज नहीं की, तो देख लेते हैं, लगे यहाँ तो वो भी हमारी रिवाइज हो जाएगी। बॉक्स डायग्राम होती क्या है और क्यों बनती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बॉक्स डायग्राम होती है हमारे पास क्या, इट रिप्रेजेंट ऑल द आउटकम्स ऑफ न्यूमेरिक ब्रैकेट में स्कोरिंग आउटकम्स, ठीक है। जो भी हमारे न्यूमेरिक और स्कोरिंग टाइप आउटकम्स होते हैं ना, वो ये एकदम से ले आता है। अच्छा ऑप्शन ये 2 ही रखते हैं, 2 से ज्यादा ऑप्शन नहीं रख सकता ये, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ ये हो गया 1 2 3 4 5 6 सारे ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सारे ऑप्शंस। मल्टीप्लाई का बना लेते हैं, एक प्लस का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ऑन सीन है तो होता क्या है, 1 into 1 1, 2 1 2, 3 4 5 6, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 3 6, 8 10 12, 3 6 9 and 3 4 12, 15 18, ठीक है। एंड फिर हमारे पास हो गया 4 5 6 एंड ये हो गया मेरे पास 12, और ये हो गया 4 3 9, 2 4 8, 12 16 20 24, एंड ये हो गया मेरे 5 2 10, 10 5 3 15 एंड 5 4 20, 5 5 25 एंड 30, और ये हो गया 36, 6 5 30, ये हो गया 6 4 24, और 6 3 18 एंड 6 2 12। ये मल्टीप्लाई का बन गया। इसी तरह एक ऐड का बना लूंगा मैं, ठीक है। 1 + 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 2 no 3 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो मैंने कहा दोनों के बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। कहता है इफ द स्पिनर, ठीक हो गया। अच्छा अब वो कहता है गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गिवन दैट राज स्कोर इज 12, ये हो गई मेरे पास क्या कंडीशन, और जो कंडीशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कंडीशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये बात याद रखो। तो मतलब नीचे जो चीज आएगी वो ये आएगी कि स्कोर है 12। अच्छा तो अब तुम लोग मुझसे कहो स्कोर 12 किस किस तरह है दोनों के अंदर, तो मैंने कहा चलो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं। 4 और ये हो गया 5 6 7, गलत कर दिया मैंने, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो भाई इसके अंदर 12 आने के चांसेस तो 1/36 है, क्योंकि एक ही 12 नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई और 12
है नहीं। इसके अंदर कितने 12 हैं? 1 2 3 4, क्या और है? नहीं है, तो 4/36। अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि सर 36 क्यों किया आपने, भाई देखो 36 बेसिकली क्या था मेरे पास, 36 टोटल आउटकम्स हैं, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन लो, नहीं गिनना तो ये भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, टोटल आउटकम 36 हो गए। इसमें भी यही है 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल आउटकम 36 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि स्कोर 12 हो, तो आगे टर्म पढ़ी भी नहीं मैंने कहा स्कोर 12, डिनोमिनेटर बन गया, ये लो जी 4/36 प्लस 1/36 इज आवर डिनोमिनेटर, कहानी खत्म। क्यों? डिनोमिनेटर क्या था? गिवन दैट दी स्कोर इज 12। अब चाहे वो इवन नंबर के बाद 12 आया हो, चाहे वो ऑड नंबर के बाद 12 आया हो, ठीक है। अच्छा जी, जरा लेकिन सिर्फ 4/36 और 1/36 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास पीछे वाली टर्म ये भी तो देखनी है कि पहले क्या आया, ठीक है, फिर ये आना है ना। तो भाई इवन या ऑड, तो जरा ऊपर देखकर आते हैं इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा क्या था, इवन पे मल्टीप्लाई था ना, तो मल्टीप्लाई वाला चार्ट ये है। इवन कितने? 2 और 4 इवन है, तो 3/5 बेसिकली 3/5 इंटू 4/36 प्लस ऑड कितने हैं? 1 2 3, तो 3/5 इंटू, सॉरी इवन पे मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था ना मैंने, ऑन चीज है। और ये ऑड पर हो गया मेरे पास कितने हैं ये 3, 3/5 और आ कितना रहे 1, 1/36। ठीक हो गया बच्चों, चिल सीन्स है, ऑन सीन्स है, कोई मसले की बात तो नहीं है ना, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक केस ऊपर आएगा, कौन सा, ये आगे क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। लेकिन देख लेते पहले, इसमें तो कोई गलती नहीं कर दी हमने कि dice has only 5 sided, no, अब 5 sided स्पिनर है, 5 sided स्पिनर है, अब फेयर 5 sided स्पिनर, डाइस तो अपने पास फेयर है, और फेयर डाइस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रखता है, और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम भी होती है, ठीक है। तो डाइस हमारे पास फेयर है, फेयर डाइस, ठीक है। वो स्पिनर था जो 5 रख रहा था, तो जब स्पिनर पे मेरे पास क्या आया, जब स्पिनर पे मेरे पास इवन नंबर आया तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4/36 12 की प्रोबेबिलिटी बन रही है, और जब ऑड नंबर आया तो मैंने प्लस किया, तो 1/36 मेरे पास 12 की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो वो दोनों ही केस, दोनों के रिस्पेक्टेड इवन और ऑड के साथ मैंने ले लिया है, तो डिनोमिनेटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और डिनोमिनेटर इज द किंग, ऐसा ही है, डिनोमिनेटर का खेल है साहब। आगे कहता है फाइंड आउट दैट द स्पिनर लैंडेड ऑन एन इवन नंबर, स्पिनर जो है वो इवन नंबर पे लैंड किया है, ठीक है जी। मैंने कहा इवन नंबर पे लैंड किया है, तो मतलब कौन सी वाली ले लूं, इवन पे मल्टीप्लाई था, तो मतलब ये वाली केस ऊपर ले आऊं, तो पूरा का पूरा ये वाला केस उठा के ऊपर ले आओ, दैट्स इट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही बनता है, न्यूमरेटर दोबारा बनाने की जरूरत हरगिज नहीं होती, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही बनता है, कहानी खत्म, दैट्स इट। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी, और आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम होगी। ऑन सीन है, कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया भाई, खुदा हाफिज।